नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह और मैं हूं आदित्य कुमार। बिल्कुल, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। धूप, लू और हीट वेव्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और इस गर्मी में जहां एक तरफ हीट वेव्स हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण भी है, जिसके चलते चाहे शहरी हमारे लोग हों या फिर गांव के लोग हों, हर तरफ त्वचा से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें त्वचा संबंधी समस्याएं आ रही हैं। और अगर हम अस्पतालों की बात करें तो 50% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं और वो अस्पताल पहुँच रहे हैं। वैसे अगर हम आपको ये भी बता दें कि हमारी त्वचा का सामना आमतौर पे कीटाणुओं से होता रहता है। अगर हम गांव के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में लोगों में त्वचा के रोगों के प्रति जागरूकता ना होने की वजह से काफ़ी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। हमारे ग्रामीण इलाकों में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जू, स्कैबीज और अन्य बीमारियाँ देखने को मिलती है, इसके साथ ल्यूकोडर्मा भी। बिल्कुल, और आपको बता दें कि ऐसे मौसम में एलर्जीज़ हो जाती हैं और संक्रमण भी हो जाते हैं। तो कुछ एलर्जीज़ ऐसी होती हैं जो कि थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन कई ऐसी होती हैं जो कि लंबे समय तक चलती हैं। ऐसे में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है और जागरूकता ही आपको इन समस्याओं से बचा सकती है। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी त्वचा संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं और इनका निवारण किस तरीके से किया जाए, डॉक्टर की सलाह कब ली जाए और कैसे आप अपनी त्वचा को चमकदार बना सकते हैं, किसी भी तरह की एलर्जी या फिर संक्रमण से बचा सकते हैं। आदित्य, हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रेम जी किशोर पटेल, और जो कि CCRA से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, तो जैसा कि हमने बताया कि 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे अगले 1 घंटे तक और आपके सवालों के जवाब देंगी। और हमारे साथ डॉक्टर पूनम भी हैं। आप सफदरजंग अस्पताल में त्वचा रोग विभाग में प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट हैं और आप भी बताएंगे कि त्वचा कैसे आपकी चमकदार रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस मौसम में कई तरह की समस्याएं लोगों को आ जाती हैं। पसीना जो लगातार बहता है उससे भी हमें कई तरह की समस्याएं होती हैं और ऐसे में बचाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आपके चेहरे पर निगाह जाती है और अगर आपका चेहरा चमकदार हो, निशान या इस तरह की समस्याओं से बिल्कुल किसी तरह की समस्या ना हो, तो एक उसका अलग ही आत्मविश्वास होता है। और त्वचा कई बार जिसे हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, ये समस्याएं बहुत गंभीर हो जाती हैं और जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के जो हमारे विषय हैं उन पर। तो आज का हमारा विषय है गर्मियों में त्वचा संक्रमण, कारण, लक्षण और उपचार। हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारे नंबर। हमारे दर्शक जो लगातार कार्यक्रम देखते हैं उन्हें मालूम है कि ये दोनों नंबर 1 घंटे तक आपके लिए उपलब्ध हैं और ये टोल फ्री नंबर आपके लिए चालू रहेंगे। दोनों एक्सपर्ट से आप सीधे बात कर सकते हैं। 1800-113060, 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, बिल्कुल आप फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं। जो भी आपके सवाल हो, दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार 1 घंटे तक यहाँ पर आपके सवालों के जवाब के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जब त्वचा की बात करते हैं तो सिर्फ उसकी सुंदरता तक ही हमारी सोच सीमित रह जाती है और स्किन प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं इतनी गंभीरता से लिया नहीं जाता। लेकिन हमने देखा है कि कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझते हैं कि कई बार कितनी गंभीर हो सकती हैं। तो इससे जुड़ी जो हमारी रिपोर्ट है, पहले हम वो देख लेते हैं कि किस तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, कैसे आपको सतर्क रहना है, लक्षण क्या है और क्या हो सकते हैं उपचार। आइए नजर डालते हैं रिपोर्ट पर। आमतौर पर जब नाक, त्वचा, फेफड़े और पेट का रोग पुराना हो जाता है और उसका इलाज नहीं होता, तब अक्सर लोग उसे एलर्जी कह देते हैं। लेकिन यह अधूरा सच है। असली सच तो यह है कि एलर्जी शारीरिक समस्याओं में से एक है जिसमें शरीर में विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, जिसे आप उलझन या अनचाहापन भी कह सकते हैं। जो कभी भी और किसी भी पदार्थ से, मौसम के बदलाव से, झाड़ू लगाने से, किसी विशेष प्रकार के गंध या दुर्गंध के अलावा धूल, धुआं, कीचड़ या दवा या फिर वातावरण में मौजूद अन्य प्राकृतिक तत्वों से भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब हमारा इम्यून सिस्टम कुछ खास चीजों को स्वीकार नहीं करता,
तो ऐसी स्थिति में होने वाले रिएक्शन को ही एलर्जी कहते हैं। बहरहाल, एलर्जी त्वचा की हो या श्वास की, गंभीर अवस्था उत्पन्न न हो, इलाज करवाना बेहद जरूरी है। लेकिन पहले जरूरी है ये जानना कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं वाकई एलर्जी हैं। ये भी जानना जरूरी है कि आपको एलर्जी किस चीज से है। यदि आपने ये जान लिया तो समझिए एलर्जी की समस्या से बचे रहेंगे। इसलिए कहना चाहिए कि एलर्जी से बचाव ही एलर्जी का सर्वोत्तम इलाज है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। बिल्कुल, तो देखिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप एलर्जी से बचाव कर सकते हैं और कैसे इन सभी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं और त्वचा संबंधी जो भी समस्या है उसको गंभीरता से ज़रूर लें, उसे नज़रअंदाज ना करें। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, रिपोर्ट में भी हमने बहुत सारी बातें दिखाई, अक्सर हम त्वचा संबंधी जो समस्याएँ होती हैं वो बहुत गंभीर ना हो जाए तब तक उसके बारे में सोचते ही नहीं है। क्या ये नज़रिया है जो कई बार हमें ऐसी स्थिति तक ले जाता है? देखिए, कई बार क्या होता है कि जो बीमारियां होती हैं त्वचा की, और शुरू में तो बहुत सिंपल होती हैं, माइल्ड होती हैं, और हम इनका इलाज नहीं करते हैं। या कई बार क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट्स होती है, अपने पड़ोसियों से पूछ लेते हैं, केमिस्ट में खड़े खड़े लोगों से पूछ लेते हैं, गलत ट्यूबों का इस्तेमाल करते हैं, गलत दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे त्वचा के रोग भयानक रूप ले सकते हैं। तो त्वचा, यही मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि जब भी बीमारी होती है उसे अर्ली स्टेजेस में जितनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो, इलाज हो, वो बेहतर होता है और वो सिवियर या भयानक रूप नहीं लेता है। जी जी, तो ऐसे में किशोर जी आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो समस्याएं होती हैं जो कि बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील हो सकती हैं, जो त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं? सबसे पहले मैं देश के सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, और साथ ही में डीडी किसान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जब हम स्किन डिजीज़ की खास तौर पे बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं कि जो आजकल हमें देखने मिलती है और जिनके तरफ अर्ली स्टेज में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि खासकर जब हम किसान की बात करते हैं तो उनमें जो आमतौर पे बीमारियां पाई जाती है वो है फंगल इन्फेक्शन है, स्किन की एलर्जीज है, जिसे हम आयुर्वेदा में उदर्द कहते हैं, शीत पित्त कहते हैं, और वो दिन भर उनका फील्ड वर्क होता है। इनके कारण उनको उसकी स्किन हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है, जिसको हम सन टैन या सनबर्न कहते हैं, जिसको आयुर्वेदा में आतपदग्ध या फिर त्वक वैवण्य कहते हैं। तो ये सब सारी बीमारियां हैं कि जो आमतौर पे किसानों या खास तौर पे गर्मी के सीजन में हमें देखनी मिलती है। बिल्कुल, तो कई समस्याएं हैं जो गर्मियों में बढ़ जाती हैं। जी आदित्य, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अगर मैम हम गर्मियों की समस्याओं की बात करें तो आमतौर पे पसीना बहुत आता है। इसके अलावा हम अपनी बॉडी में हमें कई लोगों में मुहासे की समस्या आ जाती है, ड्राइनेस की समस्या आ जाती है, और लोग सोचते हैं बड़ी आम सी समस्या है, उसका इलाज भी बड़ा आम होगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी समस्या आम तो नहीं होती है, शुरू में कंट्रोल किया जाए तो अच्छा होता है। गर्मियों में पसीना बहुत आता है, आप खुद ही कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में कि तापमान बहुत बढ़ गया है, 45 से 46 डिग्री हो गया है। अभी ह्यूमिडिटी लेवल्स कम है, पर जब बारिश का मौसम होगा तो हवा में नमी भी ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं और पसीना जो है वो इवेपोरेट नहीं होता है। तो गर्मी में अभी भी और बारिश के मौसम में भी ज़्यादा पसीना आने के कारण फोड़े, फुंसी, दाद, फंगल इन्फेक्शंस बहुत होता है। और इनका अगर ठीक तरह से इलाज किया जाए तो ये सारे जो है ट्रीटेबल डिजीजेस होते हैं। जी, बिल्कुल। अभी हमारे से एक कॉलर हैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, आप लाइन पे हैं? हेलो। हाँ नंद स्वरूप जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप बाराबंकी से। जी जी, अपना सवाल पूछिए। ये चाहता हूँ कि कुदरत ने जो हमको खूबसूरती दी है तो इसको हम परिवर्तन करने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, नाना प्रकार की क्रीम लगाते हैं, नाना प्रकार के चेहरा नारे बिगड़ जाते। दूसरी चीज, महिलाएं जो माथे पे बिंदिया लगाती खूबसूरती बढ़ाने के लिए, वहाँ पर उनके कटक्के पड़ जाते हैं, तो क्या बदल जाती है। तो ऐसी दशा में हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर पुरी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे इस पर? जी नंद किशोर जी, जैसे आपने कहा कि आप चेहरे में मुहासे हो जाते हैं और कुछ दवाइयाँ और क्रीम्स लगाते हैं,
तो मैं आपको यही राय देना चाहूँगी कि अगर मुहासे होते हैं तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लीजिए। इधर उधर पड़ोस से, केमिस्ट से या एडवर्टिजमेंट्स से उनको फॉलो नहीं करिए। उनसे राय लेकर, त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लेकर प्रॉपर इलाज कराइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ऐसे इधर उधर पूछ कर क्रीम्स लगा लेते हैं जी, जी। और उनसे हमें एलर्जी ओवर या द कॉन्टैक्ट काउंटर क्रीम्स ले डर्मेटाइटिस लेते हैं। भ्रामक प्रचारों से बचने की जरूरत है। जी। और मैम एक चीज़ और भी हमने देखी, जैसे कि नंद किशोर मिश्रा भी कह रहे थे कि गांव में जो बिंदी लगाते हैं उसमें एक राल होती है और उससे मैंने कई बार देखा है कि इन्फेक्शन हो जाना या फिर वहाँ की स्किन ही उधड़ जाती है और फेस के का जो रंग होता है उससे वो मेल नहीं खाती। ये क्यों होता है? मतलब इन्होंने स्पेशली ये सवाल पूछा है। देखिए, उन्होंने कहा कि नंद किशोर जी ने कि उनकी वाइफ बिंदी लगाती है और बिंदी लगाने से भी एलर्जी हो जाती है। जो बिंदी होता है उसमें एडहेसिव्स होते हैं। जैसे मैंने एक तरह की बिंदी लगाई है तो उसके जहां वो स्टिक चिपकने वाला पदार्थ है, तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे कई बार ल्यूकोडर्मा भी हो जाता है। जैसे जो त्वचा की जो है, त्वचा जो होता है उसमें डीपिगमेंटेशन, हल्का रंग, सफेद रंग हो जाता है। तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्किन से रिएक्ट करते हैं और इससे ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर त्वचा सेंसिटिव है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है इन केमिकल्स लगाने की, तो मैं यही राय देती हूँ कि ये चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें। जी जी। किशोर जी, एक चीज़ और हमने देखी है कि कई बार इतनी ज़्यादा समस्या हो जाती है, तो चलिए बात हुई कि डिस्कलरेशन ऑफ स्किन या फिर मुहासे, जिसे हम अक्सर ही स्किन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसी का ही जिक्र होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा खुजली होती है, खुजली करते करते सूजन आ जाती है और यहाँ तक कि घाव भी बन जाते हैं। तो ये किस तरह की परिस्थितियों की ओर इशारा होता है? देखो, जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आयुर्वेदा में बेसिकली 3 प्रकृति का वर्णन आया हुआ है। जैसे कि वात प्रधान प्रकृति वाले जो व्यक्ति, पित्त प्रकृति प्रधान व्यक्ति और कफ प्रकृति प्रधान व्यक्ति, और इन तीनों में जो स्किन पाई जाती है और स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो अलग अलग होती है। तो खास तौर पे जब हम जैसे कि आपने कहा कि इचिंग होती है और सूजन होती है, तो ये ज़्यादातर पित्त प्रधान प्रकृति वाले जो पुरुष होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनकी स्किन में ये पाया जाता है। तो इसमें हम आमतौर पे जो घरेलू उपचार के तौर पे हम मुल्तानी मिट्टी का लेप पानी में मिला के लगाने से इसमें काफ़ी फायदा होता है, जो कफ और जो टॉक्सिन्स होते हैं उसका शोषण करता है। तो ये हम घरेलू उपचार के तौर पे ये निश्चित इससे बहुत लाभ होता है जब एक्सेसिव इचिंग हो या फिर सूजन हो चेहरे पे। जी। तो ये ज़्यादातर जो इचिंग और जो सूजन आपने बताया वो जो कफ प्रकृति प्रधान व्यक्ति होते हैं उसमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। जी। एक कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद मोबिन है, उनसे हम बात करते हैं। हेलो 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 जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं जी बताइए, क्या सवाल है? जी, मेरे जिस्म में जो है खास तौर से पेट और सीने पर मस्से टाइप के होते हैं बहुत ज्यादा, जो कि जैसे खून वाले मस्से के बोले जाते हैं, काले काले और लाल टाइप के। अच्छा। तो मैं उनके बारे में मालूम करना था कि ये क्या चीज है, एलर्जी से है या क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल मोबिन साहब, आपका सवाल हमने सुन लिया और ये बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होती है। मैं इस पे पूछने वाली भी थी। तो क्या बताना चाहेंगे मैम? जैसे कि हम बता रहे हैं कि मस्से जो हम देखते हैं कई बार उम्र के साथ, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब ये देखते हैं कि गले में, कई बार चेहरे पर, और जैसे इनको उन्होंने बताया सीने पर और पेट में इनको मस्से हो गए, और लाल वाले भी हैं और जो एक स्किन बढ़ जाती है वो भी। और हमने एक चीज़ और भी नोटिस की है कि अक्सर महिलाओं के साथ पोस्ट प्रेगनेंसी ये समस्या आती है। ये क्यों होता है? देखिए, मस्से कई तरीके के होते हैं। जैसे मोहम्मद मोबिन जी कह रहे हैं कि इनके लाल रंग के होते हैं, तो मैं वैसे तो जानना चाहूँगी इनकी उम्र कितनी है। पर मोबिन साहब, आप हैं हमारे साथ फोन लाइन पर? अभी नहीं है शायद। अच्छा, जैसे अगर उम्र ज़्यादा होती है तो एज स्पॉट्स हो जाते हैं, वो पेट पर होते हैं अक्सर, जिनको एज स्पॉट्स कहते हैं। और भी मस्से कई तरह के होते हैं, जैसे कई मोटे लोग होते हैं जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा वजन बढ़ जाता है, तो उनको स्किन टैग्स हो जाते हैं जो गले पे होते हैं। और कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी में, क्या होता है कि जब गर्भवती स्टेट के बाद
पिगमेंटेशन, प्रेगनेंसी के टाइम पर पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, तो उसमें भी कई बार हमें कुछ मोल्स हो जाते हैं जिन्हें हम तिल कहते हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लीजिए, किस तरह के मसे हैं, स्किन टैग्स हैं या कुछ वॉट्स है या मोल्स हैं, और उनकी अकॉर्डिंगली उनका अपना इलाज कराएं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि इस तरह के जो मस्से अक्सर हमने देखा है कि एलोपैथी में इसको एक तरीके से नोच करके निकालने के बारे में बताया जाता है, उसे कुछ मेथड होता है। मैम क्या उसे सजेस्ट करना चाहेंगे आप, कुछ कई बार निकलवाने की जो मैं लोग उनको डिसाइड करते हैं? देखकर त्वचा रोग विशेषज्ञ की राय देखकर फिर ही बताएंगे। और जो वॉट्स होते हैं बेसिकली क्या होता है कि उसमें हम कुछ केमिकल्स भी लगाते हैं और हम कुछ इलेक्ट्रोसर्जिकल मेथड से भी रिमूव करते हैं। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन होती है जिससे वो जो मसे हैं उनको हटाया जा सकता है। ठीक है। हाँ जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं जय देवी बाराबंकी से। जय देवी जी, आप लाइन पे हैं, आपका जी स्वागत हाँ, है। लाइन पे। हेलो, हम जय देवी मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी से। जी। हमारा प्रश्न है, जैसे किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो उसको छूने से, उसके पास बैठने से दूसरे की भी एलर्जी हो सकती है क्या? अच्छा, अब ये जानना चाह रही हैं कि ये दूसरे में फैल सकता है या नहीं। मैडम पुरी, आप क्या बताना चाहेंगे इस जय बारे में? देवी जी, जैसे आपने बोला कि किसी को एलर्जी है और अगर आप बैठते हैं तो उसको हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत मिथ है बेसिकली। और इसमें एलर्जी जो होती है वो इन्फेक्शियस नहीं होती है, वो एक जने से दूसरे जने को नहीं फैलती है। एलर्जी वो होती है, आंखों में एलर्जी हो सकती है, त्वचा में एलर्जी हो सकती है, एयरवेज में एलर्जी हो सकती है कि आपका इम्यून सिस्टम कैसे, बेशक मिट्टी है या दवाई है या खाद्य पदार्थ है, कैसे रिएक्ट करता है। तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं बॉडी पर, और ये कोई कीटाणु से नहीं होता है, इसलिए ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, एक जने से दूसरे जने पर नहीं फैलता है। जी बिल्कुल। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, लेकिन कई और गंभीर बीमारियां हैं जिनके बारे में मैं पूछना चाहूँगी। ख़ास तौर पर डॉक्टर पूनम, मैं अगर बात करूँ तो सोरियासिस हो जाता है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि एक्जिमा जैसी समस्याएं होती हैं। ये मतलब आम लोग इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखते हैं, तो क्या बताना चाहेंगी? देखिए, सोरियासिस भी बहुत कॉमन है। सोरियासिस में क्या होता है कि गुलाबी रंग के, लाल रंग के प्लाग्स हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, और उनमें जो स्केल्स होते हैं वो सिल्वरी वाइट होते हैं, और वो अक्सर सिर पर होता है, हमारे एक्सटेंसर सरफेस में, एल्बोस में हो जाता है, नीज में हो जाता है, पीठ पर हो जाता है, और ये क्रॉनिक डिजीज है और इसका भी इलाज होता है। इसमें घबराने की बात नहीं है, कई तरह के इलाज होते हैं, तो जितने जल्दी इलाज किया जाए उतना अच्छा है। और जो आपने एक्जिमा के बारे में पूछा, एक्जिमा भी कई तरह के एक्जिमा होते हैं। इसमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, और उसके बाद पपड़ी जम जाती है, और लेट स्टेजेस में क्या होता है कि चमड़ी जो है वो मोटी हो जाती है। कई कारण होते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि किसी ने जैसे हेयर डाई यूज की, उससे उसको एलर्जी हुई। जी, कई बार तो हम देखते हैं बिल्कुल स्केली हो जाती है स्किन। जी, तो उससे कारण भी एक्जिमा हो जाता है। कोई खाना खाने के एंडोजेनस एक्जिमा भी हो जाता है कि आपकी बॉडी के कारण कुछ चीजें होती हैं, अंदरूनी चीजें, उससे कारण एक्जिमा हो जाता है। तो एक्जिमा कई तरह का है, और ये दोनों बीमारियां जो हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, ये नॉन इन्फेक्शियस होती जी। है। लेकिन डॉक्टर पूनम, एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि इसका एक प्रॉपर आपको कोर्स फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने पूरी अनुशासन के साथ कोर्स नहीं फॉलो किया तो ये जल्दी ठीक भी नहीं होती। डॉक्टर की सलाह को मानते रहना पड़ेगा। जी। डॉक्टर किशोर, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगा। हमारा लैपटॉप क्वेश्चन है, ये सफीना बेगम है अलीगढ़ से। उनका सवाल है, मेरी उम्र 37 साल की है और वो गर्भवती हैं। पिछले 1 साल से गर्दन पर सफ़ेद दाग हो गया है, काफ़ी परेशान है वो। तो वो जानना चाहती इसका इलाज किस प्रकार हो सकता है? अच्छा, तो मैं पहले ये अनुरोध करूंगा कि जो देखो, सफ़ेद दाग भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि हाइपोपिगमेंटेशन, कि कहीं हाइपोपिगमेंटेशन वो लोकली है या फिर उनको ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो है। तो इसके लिए मैं ये राय देना चाहूँगा कि आसपास किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके पहले ये कंफर्म कर ले कि वो हाइपोपिगमेंटेशन है
या फिर ल्यूकोडर्मा है, दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है काफ़ी। ये चीज़ है तो डिफरेंशिएट उसका अंतर। हाँ, पहले डायग्नोसिस करना जरूरी है कि वो ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो है या फिर सिर्फ लोकलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेशन है। तो दोनों की ट्रीटमेंट काफ़ी अलग होती है, तो इस हिसाब से फिर हम आगे की ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। अभी हम एक कॉलर लेंगे, हमारे साथ विनय प्रधान जी हैं छत्तीसगढ़ से। विनय जी, आप लाइन पे हैं? विनय जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, आप लाइन पे हैं? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी, लाइन में हूँ सर। हाँ, अपना सवाल पूछिए। लाइन में हूँ सर मैं। जी जी जी। लाइन में हूँ मैं 1.5 साल से सर। मैं 1.5 साल से सर। जी हाँ सर, मैं 1.5 साल से एलर्जी से परेशान हूँ सर। मैं बहुत खुजलाता है और इलाज करवा के थक गया सर। मैं आयुर्वेदिक करवाया, एलोपैथिक करवाया, उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है सर। अच्छा, आपकी क्या उम्र है? आपकी आयु क्या है? 84 से बताया सर, 84 से बताया डॉक्टर साहब लोग, लेकिन ना उसका ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं हो पा रहा है सर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुरी, आप बताना चाहिए। 84 से डॉक्टर साहब लोग। जी जी जी, आप 50 ईयर, 50 साल। 50 साल, ठीक है। देखिए विनय जी, जैसे आपने कई डॉक्टरों को दिखाया है और उन्होंने सोरियासिस डायग्नोज की है, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सोरियासिस जो है वो क्रोनिक डिजीज़ है। बीच बीच में कुछ महीने ठीक हो जाती है, फिर सडनली जो है फ्लेयर अप हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें एक तो मानसिक तनाव नहीं रखिए और खाना ठीक, बैलेंस डाइट जो होता है, तंदुरुस्ती के लिए अच्छी डाइट खाइए। और इसके अलावा देखना पड़ेगा, डॉक्टर की राय लेना पड़ेगा। अगर आपकी सोरियासिस लिमिटेड है, बहुत सारी बॉडी को इन्वॉल्व नहीं करती है, तो आपको ट्यूब्स वगैरह, लोशंस हैं, ट्यूब्स हैं, कुछ मॉइस्चराइजर्स हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर जब एक्सटेंसिव सोरियासिस है, जैसे 10% से ज़्यादा आपकी बॉडी को इन्वॉल्व करती है, त्वचा को, तो आपको कुछ सिस्टमिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, दवाइयाँ लेना पड़ेगा। और आजकल अच्छी से अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिनका आप डॉक्टर से राय लेकर इलाज कर सकते हैं। पर ये जड़ से जाने वाली बीमारी नहीं है, बीच बीच में फ्लेयर होता है, कुछ महीने ठीक हो जाती है और फिर दोबारा उभर तो आती है। ऐसे में करे क्या डॉक्टर पूरे, क्या किया जाए? क्या अब ये जड़ से नहीं खत्म होगी? देखिए, अगर कुछ बहुत हद तक ठीक हो जाती है जी। और अगर आप कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपको ये रेमिशन में आ जाती है और आप अपनी नॉर्मल जिंदगी की एक्टिविटीज चला सकते हैं। मैनेजेबल है डॉक्टर साहब। जी जी। डॉक्टर किशोर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जैसे मैम ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, तो आप छोटे मोटे इन्फेक्शंस भी होते हैं तो पता भी नहीं चलते। ऐसे में कौन से वो लोग हैं, क्या उन्हें अगर किसी तरह की और भी समस्या है तो वो ज़्यादा इसकी तरफ सेंसिटिव हैं, ज़्यादा संवेदनशील है कि त्वचा संबंधी उनको समस्याएं हो सकती हैं? इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, वैदिक क्षमता का बहुत, एलर्जी में जिन लोगों की वैदिक क्षमता कम होती है, बेशक उनको एलर्जीज ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जहाँ तक स्किन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो आयुर्वेदा में कुष्ठ का बहुत ही अच्छा वर्णन दिया हुआ है। कुष्ठ के 7 प्रकार जो महाकुष्ठ बताए गए हैं और जो 11 शूद्र कुष्ठ भी बताए गए हुए हैं। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो हेतु भी समझ लेते हैं, यानी स्किन डिसऑर्डर्स के कॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, ये भी हम जान लेते हैं, तो बहुत हद तक हम स्किन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी पूनम मैडम ने भी कहा कि सोरियासिस बीच बीच में फ्लेयर अप हो जाता है, तो वो ना होने के लिए हम क्या कर सकते हैं घर पे? तो सबसे जरूरी है कि उसके पॉजिटिव फैक्टर्स जो है, जैसे कि हमारे में पथ्य को आदि ट्रीटमेंट मानी गई है। कारण का हमें ढूंढना। हाँ, कारण, जैसे कि एक श्लोक आया गया है, पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवनम, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेवनम। अब इसका अर्थ में शॉर्ट में समझाने देना चाहता हूँ कि यदि आप पथ्य ठीक से फॉलो करते हो तो आपको दवाई की क्या जरूरत है
यानी आपको डिजीज होने की संभावना ही नहीं रहेगी, या डिजीज है तो वो कम हो जाएगा पत्ते फॉलो से ही। यदि आप पत्ते फॉलो नहीं करते हो तो भी आपको औषधि की कोई यानी मेडिसिन की ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं, क्यों तो भी कोई ट्रीटमेंट ही असर नहीं करेगी यदि आप पत्ते फॉलो नहीं करते हो। जी जी। तो इसमें निदान को समझने की बहुत, इसमें अभी जब ब्रॉडली हम आजकल की लाइफस्टाइल और खान पान को ध्यान में रखते हुए जब निदान की यानी पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करते हैं, तो उसमें सबसे मेन जो कारण है ये स्किन डिजीज में वो है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार यानी इनकॉम्पैक्टिबल डाइट। लोग क्या करते हैं कि गरम और ठंडी चीजें साथ में खा लेते हैं जी, जैसे कि एक्सेसिव स्पाइसी चीजें खाते हैं और ऊपर से कैफिनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी पी लेंगे जी। और कई बार समय भी होता है कि किस पहर में आपको किस तरह का भोजन करना चाहिए, सुबह के वक्त, और अक्सर हम देखते हैं कि लोग रात के वक्त भी सैलेड या फ्रूट्स खाते हैं, जो कि आयुर्वेद में मना किया जाता है, वो सही तरीका भी नहीं है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा भी कि अगर आप सही पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वैसे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और हम कहते भी हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप ख्याल रखिए अपना, सही लाइफस्टाइल फॉलो करें, व्यायाम करें, सही समय पर सही आहार लें। ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही आम बात है, लेकिन इनके प्रभाव दूरगामी होते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। तो आज हम बात कर रहे हैं त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में, कैसे आप अपने त्वचा का ख्याल रखें और इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्या हो सकती है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं। चर्म रोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में उतनी गंभीरता से नहीं सोचते, लेकिन समस्या जब बढ़ जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए तो आप हमारा कार्यक्रम पूरा देखें। कुछ आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं खुद में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। अगले कुछ समय तक और वो हमारे साथ यहाँ रहेंगे, आधे घंटे तक, और टोल फ्री नंबर के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। तो चलिए चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। और मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हम जब भी देखते हैं कि एक उम्र का पड़ाव भी होता है कि आप जब 12-13 साल उम्र होती है तो फिर कुछ उस उम्र की अलग एक स्किन की समस्या होती है, और जब आप युवा होते हैं तब अलग होती है, और एक 40 के बाद की समस्याएं। तो ये मतलब इससे हम इस तरीके से इसका वर्गीकरण नहीं करते, लेकिन ये बहुत फैक्ट वाली बातें हैं जो अक्सर हमें डॉक्टर बताते भी हैं। तो हर उम्र के पड़ाव में भी किस किस तरह से हम अपने स्किन का ध्यान रख सकते हैं? देखिए, जैसे आपने बोला कि एडोलेसेंट एज, यंग एज होती है, उसमें किशोरावस्था में, किशोरावस्था में हार्मोनल फैक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं। आपकी स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है, क्योंकि जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और उससे कारण मुहासे हो जाते हैं। तो हम सब यूथ को, किशोरावस्था के लोगों को यही बताना चाहते हैं कि अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोइए, साफ रखिए, ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करिए। और अगर मुहासे होते हैं, मुहासे नॉर्मल होता है, प्रगति ने बनाया है कि जैसे जैसे हम जवान हो रहे हैं तो हमारे हार्मोनल चेंजेस के कारण मुहासे होते हैं। तो मुहासों का इलाज करें, इलाज जल्दी करें, क्योंकि अगर मुहासे बिगड़ जाते हैं तो फिर स्कार्स हो जाते हैं चेहरे पर, दाग धब्बे हो जाते हैं, और फिर उसमें लंबा इलाज होता है। तो जितनी जल्दी हो मुहासों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 40 के बाद जो होता है त्वचा में भी चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि वृद्ध अवस्था में क्या होता है कि जो त्वचा है उसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, चेहरा जो है वो झुलस जाता है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, और रिंकल्स हो जाते हैं हमारे चेहरे पर। तो उस टाइम पर ये बहुत जरूरी है कि हमें अपनी जो त्वचा है उसको मॉइस्चराइज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मॉइस्चराइजर्स यूज करें ताकि त्वचा जो है वो झुलसे नहीं। जी, और मॉइस्चराइजर के बारे में आपने जो बात कही, तो उसमें भी हमारे दिमाग में कुछ बाजार में जो क्रीम्स हैं उनका ही ख्याल आ जाता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसको लेकर कैसे सतर्क रहे, क्या बेहतर तरीका है। कॉलर है हमारे साथ, आदित्य हैं जिन्होंने कॉल किया, ये बात करते, माफ कीजिएगा, विपिन है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो मैम। जी विपिन जी, बताइए, मध्य प्रदेश से आप हमारे साथ फोन लाइन पर है, क्या सवाल है आपका?
जी मैम, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैम ये था कि एलर्जी किन किन चीजों से हो सकती है, पहला सवाल ये था। और दूसरा ये था कि एलर्जी के लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है एलर्जी से। जी बिल्कुल, मुझे लगता है आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि इसी पर हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए एक बार फिर से हम ये तमाम बातें दोहरा देते हैं। जी सर, क्या बताना चाहेंगे, किस किस तरह की चीज़ों से एलर्जी हो सकती है? हीट से, पोल्यूशन से, नमी से? बिल्कुल, जब हम एलर्जी के पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही हेवी वर्कआउट है कि आप किस चीज़ से एलर्जी है। लेकिन जब आप माइन्यूट हर एक चीज़ पे ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, किसी को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, किसी को ठंड की एलर्जी होती है, कोल्ड सीजन में जाते हैं तो भी एलर्जी होती है, किसी को आप घर से बाहर सीजनल एलर्जीज होती है। बिल्कुल, किसी को बहुत सारे पोल्यूशन इरिटेंट्स होते हैं, उसकी एलर्जी जो आप बता रहे हैं, इनका कोई डायग्नोसिस किस तरह बनता है, किस तरह हम पता लगा सकते हैं कि फला व्यक्ति को किस चीज़ से एलर्जी है? उसका कोई कुछ है तरीका जांच करने का? इसके लिए बहुत सारे टेस्ट है, एलोपैथी में आते हैं, वो मेरे से बेहतर मैडम उस पर अवगत कराएगी सभी को। लेकिन अभी एलर्जी के लक्षण क्या है, इस जो ये दूसरा प्रश्न है विपिन जी का, उस पे आए तो अभी ये डिपेंड करता है कि एलर्जी किस कारण से नहीं, कौन से टाइप की एलर्जी है ना, एलर्जी कौन सा पार्ट बॉडी का इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि आंखों की एलर्जी है, मैडम ने थोड़ी देर पहले इस पे सभी का ध्यान लाया था कि जैसे कि बहुत लोगों को एलर्जिक अस्थमा होता है, स्किन एलर्जी होती है बहुत लोगों को, अर्टिकेरिया हाइव्स बोलते हैं जिसको पित्ती निकलना, या हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पित्ती निकलती है, तो ये भी एक एलर्जी में ही आती है। उदर्द एक टर्म दिया हुआ है आयुर्वेदा में, वो भी एक प्रकार की एलर्जी है। तो ये जो एलर्जी के लक्षण की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन्स की या कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, उस हिसाब से शरीर में अलग अलग लक्षण होते हैं। रघुबीर जी हैं हमारे साथ, एक दर्शक जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। रघुबीर जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या समस्या है? हेलो जी रघुबीर जी, समस्या बताएं अपनी। समस्या ये है कि गर्मियों के दिन में और बरसात के दिन में हाथों में फुलियां सी होती हैं, एलर्जी टाइप की। क्या हो जाती है? एलर्जी सी होती है, फुलियां होती हैं। अच्छा, फुंसियां हो जाती हैं, छोटी छोटी होती हैं, बड़े फुंसियां हो जाती हैं। सर एलर्जी में बताते हैं। जी देखिए, हम बातें कर रहे थे कि कई बार सीजनल एलर्जीज भी होती है। डॉक्टर पुरी क्या बताना चाहेंगे गर्मियों में, और जैसे बता रहे हैं कि बरसात में इन्हें ऐसी समस्या आती है? इन्होंने बोला कि हाथों में छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है इन्हें। देखिए, देखकर ही पता चलेगा पर मैं आपको कुछ जो पॉसिबिलिटीज है बता सकती हूँ। कई बार क्या होता है, हाथ और पाँव में एक तरह का एंडोजेनस एक्जिमा होता है और छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, जिसे हम पोम्फोलिक्स कहते हैं। उसके अलावा क्या है कि एलर्जी हो सकती है, धदोड़े पड़ सकते हैं हाथ और पाँव में, वो भी एक तरह की एलर्जी है। दूसरा के घमोरियां भी हो सकती हैं, वो भी एक तरह की एलर्जी है। तो इसका दूर से हम नहीं एग्जैक्ट बता सकते। मतलब आप यही कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाएं, विशेषज्ञ के पास जाएं, वो बेहतर रहेगा। देखिए, हम यहाँ पर आपको जागरूक कर सकते हैं, जो भी लक्षण होते हैं उनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन आप इलाज की अगर सोचें तो वो आपको डॉक्टर ही देंगे, क्योंकि जब तक आपसे डॉक्टर मिलेंगे नहीं, आपका टेस्ट नहीं करेंगे, आपके लक्षणों को देखेंगे नहीं, तब तक उसका सही इलाज भी नहीं हो पाएगा। डॉक्टर पुरी, मैं आपसे एक चीज़ और भी समझना चाहूँगी कि कई बार हमने देखा है कि स्किन प्रॉब्लम्स, जिसे हम सोचते हैं कि ऊपरी सतह, हमारी जो स्किन है, ऊपर की स्किन है, उससे जुड़ी होती है, लेकिन कुछ बार ऐसी समस्या आती है कि डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। ये किस तरह की स्थिति होती है? देखिए, हर तरह की कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, और कईयों में क्या होता है कि हमारे सिर्फ स्किन नहीं, अंदर सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे स्किन कहते हैं कि एक दर्पण है जो आपके अंदर जो हो रहा है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको जॉन्डिस पीलिया हुआ है तो ये होता तो लिवर डिजीज है, पर आपकी स्किन, आपकी आंखों में पीलापन आ जाता है, आपकी त्वचा में पीलापन आ जाता है। तो अगर ऐसा मरीज आता है तो हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आपको खून की कमी होती है, एनीमिया होता है, तो आपकी त्वचा जो है वो फीकी सी पड़ जाती है, और उसमें हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं।
तो कई तरह के, कई बार क्या होता है, कई लोगों को कैंसर्स होते हैं, अंदर कैंसर्स होते हैं, ओवरी कैंसर हो सकता है या लिवर कैंसर हो सकता है, और त्वचा में, स्किन में कुछ रैशेस आ जाती हैं जिनको देखकर हम कहते हैं कि कुछ सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा मैडम, त्वचा एक दर्पण है, उससे हमें काफ़ी चीज़ों का पता लग जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, अपनी त्वचा का ख्याल बहुत रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका दर्पण भी है। इस कहीं ना कहीं इस पर हमारा व्यक्तित्व भी निर्भर करता है, क्योंकि जब आप स्वस्थ होते हैं, आप स्वस्थ दिखाई भी देते हैं, तो वो आत्मविश्वास भी आपकी आंखों में चमकता है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, देखिए आजकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि ये समझ पाना कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है कई बार एक चुनौती बन जाती है। तो ये बहुत अच्छा सही मंच है आप दर्शकों के लिए, आप जो जानकारियाँ मिल रही है आप उनको ज़रूर ध्यान में रखें। सही स्किन केयर क्या है, मतलब त्वचा का ख्याल रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जब हम दिनचर्या की बात करते हैं यानी डेली रूटीन, तो आयुर्वेदा में त्वचा के लिए अभ्यंग का कंसेप्ट 3000 साल पहले ही बताया हुआ है। यानी ये हमें रोज करना है। अभ्यंग यानी क्या होता है कि नारियल तेल या बादाम तेल से अपने स्किन पे लगा के हल्के से मालिश करना, ये हमें रोज करना है, शास्त्रों में कहा गया है, आयुर्वेदिक साइंस में। और मॉइस्चराइजर की भी बात की थी मैम ने, तो मैं चाहूंगी उस पर भी थोड़ा सा बताएं कि अपने स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए, मतलब नमी की कमी ना हो, क्या करें? बिल्कुल, जैसे कि खास तौर पे गर्मियों के सीजन में हमारी स्किन बहुत सी ड्राई हो जाती है और उसी के कारण बहुत सारे सिम्टम्स और डिजीज आगे होते हैं। तो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए हम कोकोनट ऑयल का या फिर बादाम के तेल का, उसके अलावा चंदन का तेल आता है, तो दिस आर वेरी नेचुरल मॉइस्चराइजर्स। ये अपने स्किन को हाइड्रेट रखते हैं और इसके कारण, ड्राई स्किन के कारण होने वाली जो बीमारियां होती है, हम बहुत हद तक इससे बच सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। और बहुत सारे चीज़ ऐसा होती है कि इसमें डाइटरी फैक्टर्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खास तौर पे स्किन की बीमारियां जो होती है वो ज़्यादा गर्म चीज़ें खान पान से होता है। बिल्कुल, यानी एक आपकी जो डाइट है, आपका जो आहार है, उसमें भी संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। इसकी ओर इशारा करें डॉक्टर साहब। और एक कॉलर है, आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, बताइए कुलदीप जी, क्या सवाल है? आप हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हैं फोन लाइन पर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो स्किन है, तो उसके ऊपर जैसे लाल हो जाते हैं, तो और सिर में या कोने पे, तो उससे पपड़ी भी करती है। मैम आप समझ पाएंगे? हाँ मैम, मैं ये कह रहा हूँ जो मेरे जब स्किन जो है, तो उसके ऊपर गोल गोल से वो होने वाला, उसके बीच में पपड़ी सी उतरती है सिर पे, चेहरे स्किन पर, मतलब त्वचा पर दाग और पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, ये जो शायद कहना चाह रहे हैं। देखिए, दूर से कहना, बिना त्वचा को देखे बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपको यही राय देती हूँ कि त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, ठीक इलाज करिए और अपना जल्दी से जल्दी आपको आराम होगा। जी, अगला सवाल मैं डॉक्टर किशोर है, हमारा लैपटॉप क्वेश्चन अब आपसे पूछना चाहूँगा। डॉक्टर किशोर प्रेम जी पटेल। सुषमा खत्री हैं मुंगेर बिहार से। उनका सवाल है, मेरे भाई को सफ़ेद दाग की समस्या है और मुझे भी हाथ की उंगली में सफ़ेद दाग है, उनको खुद को भी, अब होठ पे भी आ रहा है वो। तो कई जगह वो इलाज करवा चुके हैं पर कोई ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है और उनकी शादी भी होनी है, तो आप उसका तत्काल उपचार बताएं। बिल्कुल, ये जो सफ़ेद दाग की बीमारी है, जिसे हम विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा कहते हैं, तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा वर्णन आया हुआ है। इसको आयुर्वेद में स्वित्र या किलास कहा जाता है। तो इसमें जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये घर पे तो बहुत ही, यानी आप बिना वैद्य के सलाह अनुसार तो नहीं कर सकते, फिर भी मैं आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताना चाहता हूँ कि ये जो सफ़ेद दाग की बीमारी होती है, जिसे हम स्वित्र कहते हैं, तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी होती है, जिसे हम शोधन थेरेपी कहते हैं, पंचकर्मा कहते हैं। तो इससे बहुत जल्दी आराम हो जाता है। और लोकल एप्लीकेशन के लिए बाकुची के भी बहुत सारे विविध विकल्प आते हैं कि जो आप बिना वैद्य के सलाह अनुसार नहीं ले सकते। तो आप बेशक आप वैद्य के पास, किसी अच्छे वैद्य के पास जाइए और इसका इलाज कराइए आपको। और ये शुरुआती अर्ली स्टेज में ही आप जो ये कराते हैं, तो आपको बहुत ही आराम होने की
संभावना तो होती सब है। अक्सर ये सवाल भी सामने आता है कि कई बार लोग को कोई त्वचा रोग हो गया, उन्होंने किसी प्रकार का मलहम जो डॉक्टर ने दिया है लगा लिया, मलहम लगाने के दौरान तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर से वो वापस आ जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो हमारा शरीर ये जब मैं पेशेंट को भी ओपीडी में एक्सप्लेन करता हूँ तो एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम नया व्हीकल लेते हैं, उसकी टाइमली सर्विस कराते हैं वो ठीक चलाने के लिए, वैसे ही हमारा शरीर भी एक व्हीकल टाइप से जैसे हम व्हीकल की सर्विसिंग कराते हैं वैसे ही हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ही बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से एक वाहन का डिप्रिसिएशन होता है समय के साथ, तो हमारे शरीर में जो बर्थ से जो भी टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं जिसे हम आम कहते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए शोधन करने से बहुत आराम हो जाता है इसी बीमारी जी। डॉक्टर पूनम, एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि देखिए चेहरे जो त्वचा का रंग है वो कितनी स्वस्थ है, ये कहीं ना कहीं जो हमारा व्यक्तित्व है उसको और हमारे आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। और कई बार जो ये त्वचा के रंग की समस्या है, मतलब अगर सफ़ेद दाग पड़ गए हैं तो वो ठीक नहीं होती है, इस तरह की समस्याएं भी सामने आती है। क्या लगता है क्यों होता है जो ये सफ़ेद धब्बे जो आ जाते हैं? देखिए, जो सफ़ेद धब्बे जिसे हम विटिलिगो कहते हैं वो कई कॉजेज़ होते हैं, पर सिंपल वे में मैं यही बताऊंगी कि त्वचा में जो एक सेल होता है जिसे हम मेलानोसाइट कहते हैं, उसके अंदर पिगमेंट होता है मेलेनिन, वो त्वचा को रंग देता है। तो कई बार बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है कि बॉडी ही आपके अगेंस्ट कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है और ये जो सेल्स हैं मेलानोसाइट्स वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिनके अंदर मेलेनिन होता है। तो त्वचा में जो रंग नॉर्मल रंग होता है वो हल्का हो जाता है या डीपिगमेंटेड हो जाता है और सफ़ेद दाग होते हैं। इसके अलावा रोज़ की ज़िंदगी में हम कुछ केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है, तो उसके कारण भी कुछ टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में जो ये मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके कारण ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो हो जाता है। कौन से लोग इसके प्रति जो सेंसिटिव या संवेदनशील होते हैं, और इसमें क्या हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन होता है? देखिए क्या होता है, जो असली रूट कॉज होता है कि सेल्स के लेवल पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, वो कुछ केमिकल्स से भी हो सकता है, जेनेटिक भी थोड़ा प्री डिस्पोजिशन हो सकता है। जैसे कुछ किसी की फैमिली में एक मेंबर को हो रहा है तो आगे भी उसको चांसेस हो सकते हैं दूसरे फैमिली मेंबर को होने में। तो वेरियस कॉजेस होते हैं, एनवायरनमेंट का भी रोल है कि एनवायरनमेंट में भी कुछ केमिकल्स होते हैं, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ये विटिलिगो हमारे वातावरण से आपका मतलब है, उससे भी इस तरह के एलिमेंट्स या चीज़ें होती हैं जिससे ये बीमारी। चलिए अभी हमने काफ़ी इस पे चर्चा की और अब हम एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि होम्योपैथी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो इसकी ओर चलते हैं और जानते हैं कि सफ़ेद दाग की जो समस्या है उसको लेकर होम्योपैथी क्या कहता है और क्या है इलाज। सफेद दाग यानी विटिलिगो, लिकोडर्मा, फुलबहरी, आप कुछ भी कह लीजिए, एक ऐसा त्वचा रोग है जो बढ़ता है और फिर बढ़ता जाता है। ऐसा तब होता है जब रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर पड़ते ही स्किन का रंग बनाने वाले सेल्स खत्म होने लगते हैं और हमारे शरीर की रंग पैदा करने वाली कोशिकाएं अपना काम करना बंद कर देती हैं। सफेद दाग यानी व्हाइट स्पॉट, लिकोडर्मा, विटिलिगो, आप मेडिकल की भाषा में कुछ भी कह दीजिए, पर आज भी हम 21वीं सदी के अंतिम दहलीज पर हैं। विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, सफेद दाग को गांव के लोग अभिशाप मानते हैं। एक बात बताऊं, मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है डिप्रेशन में आते हुए, उदास रहते हुए। क्यों? क्योंकि सफेद दाग उसके शरीर में है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि तन से अधिक मन पर असर डालता है। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आगे नहीं होना है शरीर पर एक छोटी सी, एक बिंदु सी, एक मटर के आकार की सफ़ेद दाग यदि पूरे शरीर पर पड़ने लगे और आपका पूरा शरीर सफ़ेद हो जाए तो जाहिर है ना कि आप मन से हार जाएंगे। बहुत सारी बच्चियां इसकी वजह से
जीवन को अंत करने के लिए सोचने लगती है। बहुत सारे लोगों की शादियां टूट जाती है। आखिर सफ़ेद दाग है क्या और क्यों होता है? जब मैंने इसके बारे में शोध किया, रिसर्च किया और जाना कि क्या सफ़ेद दाग का कोई उपचार भी है, जाहिर सी बात है मेडिकल साइंस में सब जगह उपचार है, एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में, लेकिन होम्योपैथिक में इसका उपचार बड़ा कारगर है। होम्योपैथिक के क्षेत्र में डॉक्टर महेंद्र काबरा का नाम किसी धूमकेतु की तरह खास तौर से सफ़ेद दाग को दूर करने के लिए पहचाना जाता है। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये स्किन डिसीज़ है, लेकिन ये रिसर्च के एंगल से देखा जाए जो हमने समझ लिया, ये बिल्कुल स्किन का नहीं बल्कि अंदरूनी बीमारी है और उसकी परछाई स्किन पर आती है। होठ, टांग, हाथ या फिर चेहरे से होती है। पहले छोटे छोटे सफ़ेद चकत्ते बनने लगते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब शरीर के ज़्यादातर अंग सफ़ेद हो जाते हैं। गौरतलब है कि जहां दुनिया भर में 1 से 2% लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं, तो भारत में इस रोग का प्रतिशत 4 से 5 यानी करीब 5 करोड़ को सफ़ेद दाग की समस्या है। बता दें कि राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में तो 8 से 10% लोग इस रोग से ग्रस्त हैं। सफ़ेद दाग का हो जाना, लोग इसे सूर्य का प्रकोप मानते हैं कि तुमसे सूर्य नाराज है, बृहस्पति कमज़ोर है। हिंदू मैथोलॉजी में कोई उसे भूत प्रेत का मानते हैं, कोई इसे बोलते हैं तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है, और यही कारण है कि हत्याएं या आत्महत्याएं या फिर निराशावादी अभिव्यक्ति जो लोग अपने आप में कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाना ऐसे पेशेंट्स का। तो आप क्या कहते हैं, क्या ये कोई दैविक प्रकोप है? बिल्कुल नहीं। हालांकि ये जैसा हमने पहले भाग में बताया कि ये अंदर का दोष निकलने से जान बच जाती है, यानी स्किन खराब होती है लेकिन सेहत सुधर जाती है, जान बचती है। सफ़ेद दाग को लेकर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग इसे दैविक प्रकोप मानते हैं तो कुछ कुष्ठ रोग समझ लेते हैं। बता दें, यह सच नहीं है। सच तो यह है कि यह एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिससे स्किन का रंग बनाने वाले सेल्स यानी कोशिकाएं, जिनका काम त्वचा को रंगत प्रदान करना होता है यानी मेलानोसाइट, खत्म होने लगते हैं और व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं बतलाइए जो आपने अपने नज़दीकी से मेडिकल लाइफ में देखा है। बिल्कुल। देखिए कि सिर्फ ग्रामीण ही नहीं तो आदिम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में भी हमने जाकर कैंप्स किए हैं, शिविर करके लोगों का इलाज किया है। और आज तक गए इतने सालों में, 35 से ज़्यादा सालों में, इतने पेशेंट्स ठीक हुए हैं कि उनके ज़रिए किसी के चेहरे पर दाग था, गांव में हज़ारों को मालूम था, ठीक हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार सफ़ेद दाग अनुवांशिक भी हो सकता है और बच्चों में क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी लगातार गला खराब होने, पेट खराब और एनीमिया की वजह से भी हो सकता है। बता दें कि यह कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है और न ही प्राणघातक है। यदि कुछ है तो बस चेहरे की सुंदरता पर एक प्रश्न चिन्ह। होम्योपैथी इसलिए इसके सिस्टमेटिक इलाज पर जोर देती है, यानी इलाज सही कारण के आधार पर हो और पूरा हो। बहरहाल यह जान लेना जरूरी है कि सफ़ेद दाग कोई सामाजिक अभिशाप नहीं, एक विकार है, एक स्किन का विकार है, आपके चमड़े का विकार है। और होम्योपैथी से 80% सफ़ेद दाग ठीक होने की गुंजाइश भी रहती है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। बिल्कुल, तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने सफ़ेद दाग पर बात की। मैं डॉक्टर किशोर आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने इस पर काफ़ी काम भी किया है। आयुर्वेद क्या कहता है इस तरह के जो धब्बे पड़ जाते हैं उसको लेकर? देखो, अभी ये जो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसे स्फीत या किलास कहते हैं। तो अभी सफ़ेद धब्बे जो है कि ये कौन से उम्र के व्यक्ति में हो रहे
ये भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बच्चों में बहुत बार 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें भी छोटे छोटे चेहरे पे या हाथ पैरों पे कभी कभी छोटे धब्बे हमें दिखते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसका जो कॉज होता है वो ज़्यादातर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या वर्म्स के तरफ जाता है, तो उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होती है। और जहाँ तक हम बड़ों में जो ये विटिलिगो या स्फीतर की बात करते हैं, तो ये एक पूरा अलग से डिजीज़ होता है जिसको प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है और वो वैद्य के सलाह अनुसार ही देना होता है। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए चाहती हूँ आप इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताएं, क्योंकि देखिए कई लोग जब ये समस्या आती है तो इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में इसके आगे कुछ है ही नहीं। मतलब ये उनके व्यक्तित्व पर, उनके सोच पर यहाँ मतलब ये असर यहाँ होता है। समस्या स्किन की होती है लेकिन असर उनके व्यक्तित्व पर होने लगता है। और स्पेशली जो मैरिजेबल है, जिनकी शादी तय होने वाली है, तो वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे सभी ये जो भी मरीज़ इस बीमारी से पीड़ित है, मैं सबसे पहले उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ। और देखो, इसमें जहाँ तक हम सफ़ेद दाग की बात करते हैं तो इसमें साइकोलॉजिकल भी बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं पेशेंट में। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैडम ने कहा था कि स्किन आपकी दर्पण होती है ना, तो एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी इसके साथ बहुत सारे जुड़े होते हैं। तो इसके लिए सभी इनको सभी जो भी सफ़ेद दाग से पीड़ित मरीज़ है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आप डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी से बहुत हद तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। जो आपने पंचकर्मा जो कहा, अभी पंचकर्मा में ऐसे है कि पंचकर्मा में 5 प्रोसीजर्स अलग अलग आते हैं कि जो पंचकर्मा यानी 5 प्रोसीजर, कर्म यानी प्रोसीजर, जो 5 प्रोसीजर होता है। तो पंचकर्मा यानी पांचों के पांचों प्रोसीजर हमें नहीं करने होते हैं। इसमें मेनली वमन, विरेचन और रक्तमोक्षण का इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन ये हम वैद्य के सलाह अनुसार ही करते हैं। जी, एक कॉलर हैं संदीप, जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। आइए बात करते हैं। जी संदीप जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या समस्या है। जी मैम, हमारे लिए 2 प्रकार की एलर्जी हो रही मैम। एक हाथ में होती है, हाथ के पंजे में ऊपर साइड वो छोटी छोटी फुंसी होती है, उसमें खुजली होती है, फिर पानी निकलता है और जब तक खुजली होती जब तक खून ना निकला है और वो फैल रहा है। यानी अंग्रेजी दवाई में बहुत करा चुका हूँ, मगर वो लगभग 10-20 हजार की करा चुके। जब तक खाते रहो तब तक फायदा रहता है, उसके 15 दिन बाद फिर जहाँ के तहाँ बंद करने के साथ। और दूसरी एलर्जी होती है कमर के नीचे पीछे साइड, वहां सिर्फ खुजली बस होती है। तो इसके लिए कोई उपाय बताएं ना। बिल्कुल। और आप बता रहे थे, दूसरा प्रश्न ये है। हाँ बताइए दूसरा प्रश्न। आप बता रहे थे इम्यूनिटी पावर कम रहता है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, क्या खाया जाए या कुछ भी? जी संदीप जी, दोनों सवाल आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो वो तो हर एक बीमारी में अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आपका शरीर उससे अच्छे से लड़ पाएगा। सर क्या बताना चाहेंगे? एक तो अब ये जो फुंसियों वाली समस्या है, एक और दर्शक थे हमारे, एक और कॉलर थे, उन्होंने बताया इसके बारे में। देखो, जब इम्यूनिटी, जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम होती है, बेशक दे आर मोर प्रोन टू डेवलप सच एलर्जीज। तो इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे कि पिछले हमने 2.5 साल में कोरोना का काल देखा, तो आयुष मंत्रालय की तरफ से भी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत सारे मेडिसिन्स उनकी एडवाइजरी खास तौर पे आई थी कि जैसे कि गिलोय है, अश्वगंधा है, दीज आर मेन मेडिसिन की आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। मौसम में भी क्या अश्वगंधा लिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आप ले सकते हैं। हाँ, लेकिन यह है कि मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप वैद्य के सलाह अनुसार ही लें। हाँ, तो क्योंकि डोज जो होता है वो आयुर्वेदा में टेलर बेस्ड मेडिसिन होती है, यानी वो प्रकृति के हिसाब से डोज चेंज होता है। तो अच्छा यही रहेगा कि वैद्य के सलाह अनुसार ही आप डोज डिसाइड करें और उनके मार्गदर्शन के अंडर आप ट्रीटमेंट शुरू करें। और दूसरी चीज़ दूसरा जो उनका क्वेश्चन था कि शायद थाइस पे भी उनको छोटी छोटी फुंसियाँ आती हैं, उसमें पानी भी निकलता है। हाँ, तो बिल्कुल, तो इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या वैद्य को दिखा के ही आगे की ट्रीटमेंट करने के लिए सलाह दें। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, आप स्टूडियो में आए और त्वचा संबंधी इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की आपने, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी,
क्या चीज़? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं। जी, तो बिल्कुल जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार एक विषय लेकर आते हैं ताकि आपको हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बना सकें। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे दर्शक अपने सवाल हम तक ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से और हमारे कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके भी पहुँचाते हैं। तो ऐसे ही हमारे दर्शक हैं, रेणु जैन हैं जो कि मथुरा की हमारे दर्शक हैं। वो कहते हैं कि शरीर में बेवजह थकान महसूस होती है, तो क्या किया जाए। एक और दर्शक हैं, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। उन्होंने क्या बताया है, ये चंडीगढ़ से मनीषा है, इन्हें किडनी में स्टोन है और ये बताते हैं कि इनके परिवार में अक्सर ये समस्याएं हो जाती है, तो क्या करें। और आगे आपको बताते हैं कि एक हमारे और दर्शक है, उन्होंने भी सवाल भेजा, अलीगढ़ से जेपी मुदगल हैं, ये पुराना जोड़ों में दर्द है, तो इसका समाधान बताएं। दर्शकों को बता दें आपको कि बहुत जल्द हम आपके सवाल अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और इसकी सूचना आपको टेलीविजन के माध्यम से 2 दिन पहले दे दी जाएगी। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, किसी विषय को आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ईमेल एड्रेस भी नोट कर लें, बहुत ही आसान है हमारा ईमेल एड्रेस, ये है swasthkisan@gmail.com। जी हाँ, swasthkisan@gmail.com पर आप हमें पत्र लिख सकते हैं, मतलब मेल कर सकते हैं और बहुत ही आसान रहता है ईमेल के माध्यम से। आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है और किसी विषय को आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो भी आप हमें ईमेल करें या फिर पत्र लिखें। आपकी ईमेल्स और पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। तो आज की हमारी पूरी कोशिश थी कि त्वचा से संबंधित समस्याओं के बारे में हम चर्चा करें, आपको जागरूक करें ताकि आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ महसूस करें, स्वस्थ दिखाई भी दें। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार।